नमस्कार। सार्थक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज का 7वां लेक्चर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकतंत्र के प्रकार का पहला वीडियो किया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर होता है और लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप और जो अध्यक्षात्मक स्वरूप है उसमें क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। और हम लोगों ने यह भी समझा था कि किस तरह से बीपीएससी ने इस बार जो संसदीय व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहां से कंसेप्चुअल सवाल बनाया था और उसका उत्तर भी हम लोगों ने खोजा था या जानने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि वो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोकतंत्र के कुछ और प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो लोकतंत्र का जो अगला प्रकार है वो है सरकार के स्तरों के आधार पर। सरकार के स्तरों के आधार पर कहें या क्षेत्रीय आधार पर हम कहें, दोनों बात एक ही है। कई किताबों में सरकार के स्तरों की चर्चा होती है तो कई किताबों में क्षेत्रीय आधार पर चर्चा की गई होती है। तो सरकार के स्तरों के आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर जो लोकतंत्र है वो दो तरह के होते हैं। पहला है एकात्मक सरकार, दूसरा है संघात्मक या केंद्रीय सरकार। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एकात्मक सरकार के बारे में। इसको जानने की कोशिश करते हैं कि एकात्मक सरकार का मतलब क्या होता है। पहले दोनों के सब जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार का शाब्दिक अर्थ होता है या जो इसका सामान्य अर्थ होता है उसका होता है एक ही स्तर की सरकार। एक ही स्तर की सरकार कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, अलग अलग राज्यों की सरकार है, साथ ही स्थानीय स्तरों की भी सरकार है, लेकिन जहां एकात्मक व्यवस्था होती है वहां सिर्फ एक ही स्तर की सरकार होती है। और एक ही स्तर की सरकार का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय स्तर की सरकार। तो चूंकि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय स्तर की सरकार होती है इसलिए हम इसे लोकतंत्र की केंद्रीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शासन का जो केंद्र बिंदु होता है वो एक ही हुआ करता है, जबकि जो संघात्मक सरकार होता है उसमें सरकार के कम से कम दो स्तर होते हैं। मतलब संघात्मक सरकार का अर्थ होता है एक से अधिक स्तरों की सरकार। एक से अधिक स्तरों की सरकार कहने का मतलब क्या है कि कम से कम दो स्तर की सरकार होगी। कम से कम दो स्तर की सरकार का मतलब कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की अपनी भी सरकार होगी। भारत में तो राज्य के अलावा स्थानीय स्तर की भी सरकार है, तो उसे भी हम संघात्मक सरकार के अंतर्गत ही रखते हैं। अब होता क्या है कि जो एक ही स्तर की सरकार, एकात्मक सरकार कहा गया कि एक ही स्तर की सरकार है, लेकिन कई जगहों पे एक से अधिक स्तर की सरकार भी देखने को मिलती है। लेकिन यहां बात यह ध्यान रखना है कि एकात्मक सरकार में हो सकता है कि सरकार का जो स्तर है वो एक से अधिक हो, लेकिन जो दूसरे स्तर की सरकार होगी, केंद्र सरकार के अलावा जो दूसरे स्तर की सरकार होगी, उसके पास अपने कुछ भी अधिकार नहीं होते, उसको अलग से अधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब ये कि जो दूसरे स्तर की सरकार होती है उसे जो केंद्रीय स्तर की सरकार है उसी के अधीन रह के कार्य करना पड़ता है। मतलब ये कि केंद्र सरकार जो आदेश देती है, केंद्र सरकार जो नियम और कानून बनाती है, उसी के अधीन बाकी स्तर की सरकारों को काम करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि सरकारें हो सकती है लेकिन सरकारों को अलग से अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो एकात्मक सरकार में एक ही स्तर की सरकार होती है। कई बार एक से अधिक स्तर की सरकार देखने को मिलती है, लेकिन जो दूसरे स्तर की सरकार होती है उसके पास अलग से अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि शासन का जो केंद्र बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार हुआ करती है। ठीक, उसके बाद जो एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार के बारे में कहा जाता है कि एकात्मक सरकार की जो व्यवस्था होती है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे दुनिया में एक देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो आप श्रीलंका और जो इंग्लैंड है उसके आकार को देख रहे होंगे कि ये दुनिया के काफी छोटे देश है, मतलब आकार में जो इनका आकार है वो काफी छोटा है।
कहने का मतलब यह है कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह उन देशों के लिए आदर्श मानी जाती है जिनके आकार काफी कम हुआ करते हैं, जिनका आकार काफी छोटा होता है। तो इसकी अगली विशेषता है कि ये छोटे आकार वाले देशों के लिए आदर्श माने जाते हैं। मतलब जो छोटे देश हैं और जहां विविधता कम है वहां पे ये सरकार ज्यादा सफल हो पाती है। एकात्मक सरकार की तीसरी विशेषता है कि चूंकि यह छोटे आकार वाले देशों के लिए आदर्श माना जाता है और देश छोटा है, सरकार का एक ही स्तर है, इसका मतलब यह है कि जो केंद्रीय स्तर की सरकार होती है वही पूरे देश के लिए कानून निर्माण का काम करती है। मतलब ये कि पूरे देश में कानून की एकरूपता होती है। तो इसकी अगली विशेषता है कानून की एकरूपता। ठीक है, अब देखिए कि देश का आकार छोटा है, एक ही स्तर की सरकार है, तो प्रश्न ये है कि जब देश का आकार छोटा है, एक ही स्तर की सरकार है, तो क्या इस सरकार में, इस देश में निर्णय लेना काफी आसान काम होगा या कठिन काम होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो निर्णय लेने का काम होगा वो काफी आसान होगा। मतलब यहां पे जो निर्णय का काम होगा वो त्वरित निर्णय होगा। इन देशों में त्वरित निर्णय हुआ करते हैं। अब अगली विशेषता, कहा यह गया कि यहां सिर्फ एक ही स्तर की सरकार होती है, देश का आकार छोटा होता है। तो चूंकि एक ही स्तर की सरकार होती है और देश का आकार छोटा, सरकार की अगली विशेषता है कि जहां भी एकात्मक सरकार वाली व्यवस्था होती है या केंद्रीय सरकार वाली व्यवस्था होती है, वहां की जो कानून व्यवस्था होती है वो कठोर हुआ करती है। कठोर किस लिए? क्योंकि यहां पे जो देश का आकार है वो छोटा हुआ करता है और जो सरकारों का स्तर एक ही स्तर का होता है। तो चूंकि सरकार का स्तर एक ही स्तर का होता है, इसलिए यहां के कानून में कठोरता होती है। ठीक है, कानून में कठोरता होती है। अब हम बात करेंगे संघीय सरकार की या संघात्मक सरकार की। तो अभी आप लोगों को बताया गया शुरुआत में कि जो संघीय सरकार है या संघात्मक सरकार है उसमें एक से अधिक स्तरों की सरकार हुआ करती है, लेकिन सिर्फ किसी से बात नहीं बनती है। एक से अधिक स्तर की सरकार भी होनी चाहिए और जो विभिन्न स्तरों की सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो उनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। मतलब ये कि केंद्र सरकार को क्या करना है और राज्य सरकार को क्या करना है वहां के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तभी जाके हम कहेंगे कि वहां की व्यवस्था संघीय व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है। तो दूसरी विशेषता यह है कि शक्तियों का या कार्यों का स्पष्ट विभाजन हुआ करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनी हुई हैं। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो राज्य सरकार को। इसका मतलब यह है कि संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। तो संघीय सरकार की दूसरी विशेषता है कि यहाँ पे विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का और कार्यों का स्पष्ट विभाजन हुआ करता है। अभी यहां आपको बताया गया कि जो एकात्मक सरकार की व्यवस्था है वो छोटे देशों के लिए आदर्श है। ठीक है, अब यहां बात समझनी है कि हमें केंद्र के साथ साथ राज्यों में सरकार की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्र के साथ साथ राज्यों में सरकार की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देश का जो आकार है वो या तो बड़ा होगा और विविधता वाला होगा। इसका मतलब यह है कि संघात्मक सरकार या जो संघीय सरकार वाली व्यवस्था है उन देशों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनका आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ वहां विविधता भी होती है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है वह बड़े आकार वाले और विविधता वाले देशों के लिए उपयुक्त है या आदर्श है। संघात्मक सरकार की अगली विशेषता क्या है? अब देखिए,
कहा गया कि केंद्र में भी सरकार होती है, राज्यों में भी सरकार होती है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है पूरे देश के लिए और राज्य सरकार अपने राज्य के लिए बना सकती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ कानून में एकरूपता नहीं होती है, जैसे कि यहाँ हुआ करता है। एकात्मक सरकार में कानून में एकरूपता होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक ही स्तर की सरकार होती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि अलग अलग स्तरों की सरकार होती है, इसलिए कानून में एकरूपता नहीं हुआ करती है। तो कानून की एकरूपता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि राज्य के अलग कानून होते हैं, केंद्र के अलग कानून होते हैं, फिर किसी और राज्य के अलग कानून होते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी के नियम है, लेकिन यूपी में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कानून में एकरूपता नहीं होती है। और चूंकि देश काफी बड़ा है, विविधताओं वाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो निर्णय है वो त्वरित नहीं हो पाएंगे, निर्णय लेने में काफी समय लगेगा। मतलब देश में अगर मान लीजिए कोई बड़ा निर्णय लेना है तो केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्यों की सरकार है, ठीक है, और जो स्थानीय स्तर की सरकार है, उनसे सलाह मशविरा करना पड़ता है, तब जाके कोई ठोस निर्णय पे पहुंचा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि निर्णय लेने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, मतलब त्वरित निर्णय नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां त्वरित निर्णय नहीं हो पाएगा, मतलब निर्णय में देरी होगी, ठीक है। और चूंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की व्यवस्था भी है, राज्यों की व्यवस्था भी है, तो केंद्र सरकार का काम क्या है कि जितने सारे राज्य हैं वहां पे जो भी विविधताएं हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनका सम्मान किया जाए, सबकी बातों को सुना जाए। एक बात जानते होंगे आप लोग कि जैसे भारत जैसे देश में कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या है कि जो कानून है, जो देश की व्यवस्था है, वो कठोर नहीं है, वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाई गई है। इसका मतलब क्या है कि यहां जो व्यवस्था होगी वो लचीली व्यवस्था होगी, लचीलापन होगा। क्यों? क्योंकि राज्यों को साथ में जोड़ के रखना है और प्रत्येक राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, चूंकि अलग अलग हुआ करती है, तो उसी तरीके से उन्हें शासन व्यवस्था चलाने की छूट दी जाती है, ठीक है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहां से बीपीएससी ने इस साल एक सवाल पूछा था, तो उस सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सवाल आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या था? सवाल यह था कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है, ठीक है। पहला विकल्प है त्वरित निर्णय, दूसरा विकल्प है लचीलापन, तीसरा विकल्प है बड़े देशों के लिए आदर्श, चौथा विकल्प है कानून की एकरूपता और पांचवा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कहा गया केंद्रीय व्यवस्था। तो अभी ये जाना कि एकात्मक सरकार की जो व्यवस्था है, इसी को हम लोग केंद्रीय व्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीय व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां सिर्फ केंद्र सरकार हुआ करती है। तो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी केंद्रीय सरकार की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है त्वरित निर्णय। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एकात्मक सरकार में चूंकि एक ही स्तर की सरकार होती है, इस निर्णय लेना आसान होता है, तो वहां पर निर्णय त्वरित होता है। इसका मतलब जो पहला विकल्प है वो विशेषता है। दूसरा विकल्प है कि लचीलापन। अभी हम लोगों ने जाना कि जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था में चूंकि राज्यों के विविधताओं का सम्मान किया जाता है, इसलिए वहां की जो कानून व्यवस्था होती है वो लचीली हुआ करती है, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरा विकल्प है वो सही है प्रश्न के हिसाब से। मतलब ये कि एक केंद्रीय शासन की विशेषता नहीं है। तीसरा विकल्प है बड़े देशों के लिए आदर्श। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एकात्मक सरकार है वह छोटे देशों के लिए आदर्श है, बड़े देशों के लिए नहीं। इसका मतलब कि प्रश्न के हिसाब से बड़े देशों के लिए आदर्श वाला जो विकल्प है ये भी सही नहीं है। चौथा विकल्प है कानून की एकरूपता। अभी हम लोगों ने जाना कि चूंकि एक ही स्तर की सरकार होती है, इसलिए कानून की एकरूपता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि यह केंद्रीय सरकार या एकात्मक सरकार की विशेषता है। तो जो ऊपर के चारों विकल्प है उसमें से पहला विकल्प और जो चौथा विकल्प है वह केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषता तो है, लेकिन लचीलापन और बड़े देशों के लिए जो आदर्श है ये वाला विकल्प गलत है। तो जो पांचवा विकल्प है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका मतलब बी और सी सही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पांचवा विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही होगा।
अब बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के अलग अलग प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के 3 प्रकार होते हैं, एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। एक दलीय लोकतंत्र कहने का मतलब क्या है? एक दलीय लोकतंत्र कहने का मतलब यह है कि एक ही दल की प्रधानता वाला एक ही दल की प्रधानता वाली व्यवस्था है ये। इसका मतलब यह है कि इस तरह के लोकतंत्र वाले देश में, हालांकि ये लोकतंत्र होते नहीं है, अगर किसी देश में जनता के पास चुनने का विकल्प ना हो कि उनके सामने एक दल के अलावा कोई और दल हो, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लेकिन जो एक दलीय व्यवस्था वाले देश है वो अपने आप को दुनिया की सबसे अच्छे लोकतंत्र वाली व्यवस्था कहते हैं, तो उनकी बात को मान लेते हैं, हालांकि ये सही नहीं। तो एक दलीय लोकतंत्र का मतलब हुआ कि एक दल की प्रधानता वाली व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि इस तरह की व्यवस्था में एक ही दल ऐसा होता है जो सरकार बनाने की स्थिति में होता है। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि इस व्यवस्था में सिर्फ एक ही दल हुआ करते हैं, कई सारे दल हुआ करते हैं, लेकिन जो बाकी दल है उसे, ये जो बड़ा दल है जो सरकार बनाने की स्थिति में होता है या जिसकी सरकार होती है, उसी के अधीन रह के काम करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि चुनाव में एक ही दल खड़ा होता है, एक ही दल चुनाव लड़ता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि इस दल का एक ही उम्मीदवार हुआ करता है और उसी को चुनना होता है। मतलब ये लोकतंत्र के नाम पे एक तरह से मजाक है। एक ही दल है, एक ही उम्मीदवार है और उसी को चुनना है, और इसे हम लोकतंत्र का नाम देते हैं। खैर, तो उसी को चुनना होता है। अब चुनने का मतलब क्या है? अब इनका मानना यह है कि एक दलीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था वाले जो देश है उनका मानना यह है कि वे वोट के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उम्मीदवार है देश में उसकी लोकप्रियता कितनी है, बस वो जांचने का पैमाना हुआ करता है। खैर, तो एक दलीय लोकतंत्र का मतलब है कि एक दल की प्रधानता वाली व्यवस्था। अब भाई, एक दल की प्रधानता वाली व्यवस्था किन देशों में है? तो एक दल की प्रधानता वाली जो व्यवस्था है वो आमतौर पे जो साम्यवादी देश है, जैसे चीन, रूस, क्यूबा, ये सब जो दुनिया के देश है जहां साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं, वहां पे एक दलीय व्यवस्था मानी जाती है या होती है। तो इसके उदाहरण कौन कौन है भाई? तो इसके उदाहरण है चीन, रूस, क्यूबा। मतलब ये जो व्यवस्था है वो आमतौर पे साम्यवादी देशों में होती है। ये बात समझने वाली है कि ये व्यवस्था आमतौर पे साम्यवादी देशों में होती है। अब हम लोग बात करेंगे द्विदलीय लोकतंत्र की। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहां एक दल की प्रधानता होती है, तो उसी तरह से जो द्विदलीय लोकतंत्र होता है यहां 2 दलों की प्रधानता होती है। अच्छा, 2 दलों की प्रधानता का मतलब क्या है? 2 दलों की प्रधानता का मतलब ये नहीं है कि यहां पे सिर्फ 2 ही दल हुआ करते हैं। 2 दलों की प्रधानता का मतलब यह है कि सिर्फ 2 ही दल ऐसे हैं जो सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं। ठीक है। अब भाई, इस तरह की व्यवस्था कहां है? तो इस तरह की व्यवस्था वाले देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अमेरिका। अमेरिका में 2 ही दल है। कौन कौन सा? एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। उसी तरह से इंग्लैंड में भी 2 ही दल है, मतलब मुख्य रूप से 2 दल है। एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहां सिर्फ 2 ही दल जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में हुआ करते हैं। आमतौर पे यहां पे इन्हीं 2 दलों की सरकारें बना करती हैं। जैसे एक अर्थ में हम भारत में भी समझ सकते हैं कि भारत में कांग्रेस या जो भाजपा है वह केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में हुआ करते। कभी कभार 90 के दशक में ऐसा हुआ था कि जो दोनों दल है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन आमतौर पे यही 2 दल सरकार बनाने की स्थिति में हुआ करते हैं। तो एक अर्थ में हमारे यहाँ जो द्विदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था है उसके भी लक्षण थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। और जो एक दलीय लोकतंत्र है, इस तरह की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन 1977 तक, जब तक कांग्रेस की सरकारें लगातार रही थी, तब तक
भारत में आजादी से लेकर 1977 तक सिर्फ एक ही दल की सरकार बना करती थी। या इसका मतलब ये नहीं कि और सारे दल चुनाव नहीं लड़ते थे, और सारे दल चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्हें उतना पर्याप्त संख्या की प्राप्ति नहीं हो पाती थी कि वो सरकार बना सके। तो एक अर्थ में 1977 के पहले भारत में एक दलीय लोकतंत्र के लक्षण भी देखे जा सकते थे, लेकिन एक दलीय लोकतंत्र का जो लक्षण था वह लोकतंत्र की कीमत पे नहीं था, वो सिर्फ कांग्रेस की लोकप्रियता के कारण था ऐसा। अब बात बहुदलीय लोकतंत्र की। तो बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि जहां 2 से अधिक दलों की प्रधानता है। दो से अधिक दलों की प्रधानता, इसका मतलब यह है कि 2 से अधिक दल सरकार बनाने की स्थिति में हुआ करते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, दुनिया के जो अधिकतर देश हैं वहां बहुदलीय लोकतंत्र ही देखने को मिलता है। मतलब जनता के सामने बहुत सारे दलों का विकल्प होता है और बहुत सारे दल जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में हुआ करते हैं। अब बात यहां पे कुछ कंसेप्चुअल चीजों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। अब हमारे मन में प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि जो बहुदलीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था है, यहां पर आमतौर पे जो एक दल है उसे बहुमत की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बहुमत लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है वो कई सारे दलों के बीच में हुआ करता है। तो किसी एक दल को बहुमत की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो बहुदलीय लोकतंत्र वाले देशों में गठबंधन की सरकार की संभावना रहती है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो गठबंधन की सरकार की संभावना है वो बहुदलीय लोकतंत्र में ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक दलीय लोकतंत्र में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। द्विदलीय लोकतंत्र में किसी न किसी एक दल को बहुमत की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, तो फिर गठबंधन की जरूरत तो है नहीं। तो गठबंधन की सरकार की जो व्यवस्था है वो बहुदलीय लोकतंत्र वाले देशों में ही देखने को मिलता है। 1990 के दशक में भारत में जब राजनीति में उठापटक स्थिति चल रही थी, मतलब ये कि जब किसी भी एक दल को बहुत अधिक सीटों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो गठबंधन सरकारों की व्यवस्थाओं का दौर शुरू हुआ था और कई बार सरकारें अपना कार्यकाल पूरा किए बिना गिर जाया करती थी, जिसकी वजह से कई बार मध्यावधि चुनाव के नौबत भी आए, जिससे बहुत सारे लोगों को लगा कि अनावश्यक रूप से चुनाव के ऊपर बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो उस समय लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हुआ था। जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, जो संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उनका मानना यह था, ये बहुत सारे लोगों ने राय दी थी कि क्यों ना भारत में बहुदलीय व्यवस्था के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया जाए। तो हमारे मन में यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जो चीज हम 90 के दशक में सोच रहे थे, तो क्या उन चीजों को जो संविधान निर्माता थे हमारे, वो ऐसा क्यों नहीं सोच पाए? क्यों उन्होंने हमारे देश में द्विदलीय व्यवस्था को नहीं अपनाया, बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया? तो हमारे यहाँ ये बात समझनी है कि जो बहुदलीय लोकतंत्र है वो उन देशों के लिए आदर्श माना जाता है जहां विविधता काफी अधिक होती है। बहुदलीय लोकतंत्र में चूंकि 2 से अधिक दल सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं, दलों की संख्या काफी अधिक हुआ करती है, और जो अलग अलग दल हुआ करते हैं वो अलग अलग जो जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, लिंग के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब विविधता काफी अधिक हुआ करती है। जो अलग अलग दल हुआ करते हैं वही उनको राजनीति के मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां विविधता काफी ज्यादा है। तो बहुदलीय लोकतंत्र वाली जो व्यवस्था है वो अधिक विविधता वाले देशों के लिए ज्यादा जरूरी माना जाता है, इसलिए भारत में व्यवस्था को अपनाया गया है। जबकि अगर अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो अमेरिका में आपको पता होगा कि अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ मतलब मुख्य रूप से काले और गोरे का भेद है। तो काले और गोरे का जो भेद है तो उसे सिर्फ 2 ही दल संभाल सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कहां द्विदलीय लोकतंत्र होगा, कहां बहुदलीय लोकतंत्र होगा, वो लोग नहीं तय करेंगे। वो इस बात से तय होगा कि उस देश की प्रकृति कैसी है। विविधता अधिक है तो बहुदलीय लोकतंत्र, विविधताएं कम है तो द्विदलीय लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। तो द्विदलीय लोकतंत्र को अपनाना या बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाना ये बहुत आसान चीज नहीं है, या एक झटके में कह देना कि भारत में द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था को हटा देना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं को कमतर करके आंकना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप दलों की संख्या के आधार पर
जो लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार है उसको समझ गए होंगे और इसके भीतर का जो कंसेप्ट है जिसे हम गठबंधन की सरकार या विविधता की चीजों से जोड़ के हम लोगों ने देखा उसको भी आप लोग समझ गए होंगे। साथ ही साथ जो भारतीय राजनीति है उसका भी थोड़ा बहुत आप लोगों को ज्ञान हो गया होगा या उसकी जानकारी मिल गई होगी। तो उम्मीद है कि जो लेक्चर है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप लोकतंत्र के अलग अलग प्रकारों को ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सार्थक द फ्यूचर मेकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।